गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा के साथ साथ आप पढ़ भी रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आप 10th में हैं बच्चे। आपका कोई दुख नहीं समझने वाला है। तो आप पढ़िए, ठीक है। आपको पढ़ाई के अलावा इस साल पढ़िए, अगली बार जो करना होगा मटर मस्ती मटर गश्ती जो करना होगा वो करते रहिएगा। लेकिन इस बार आप पढ़िए। आपका बोर्ड है, 10th है। अगर ये मार्क्स आ जाता है तो सबसे पहले लकीरें, माथे की सबसे पहले लकीर लिखाती है कि 10th के बोर्ड में आपको कितने मार्क्स आए हैं। वो पूछे जाते हैं। कभी कोई कुछ नहीं पूछता है कि तुम किस तरह पढ़े, क्या पढ़े, कैसे नहीं। वैसे पूछता है कि तुम क्या बाबू 10th पास कर गए हो क्या? बच्ची तुम 10th पास कर गई हो? तो हाँ बोलोगे हाँ हाँ 10 पास। कितने मार्क्स आए थे बताओ ना, किस बोर्ड से थे? तो बोलोगे या तो बीएससी से थे, या तो सीबीएसई से थे, या तो बिहार बोर्ड से, या तो स्टेट बोर्ड से, या तो सीबीएसई बोर्ड से थे, सेंट्रल बोर्ड से। तो आप क्या बोलोगे कि हाँ पास कर दिए। कितना परसेंट आया? तो इतने परसेंट आया है। तो बोर्ड पूछ के अपना थोड़ा सा हंस मुस्का के निकल जाएंगे। कम मार्क्स आया है, आपको प्रॉब्लम होती है। आपको क्या दिक्कत होगा? एक जगह थोड़ा सा कहीं एडमिशन में प्रॉब्लम होगी और तुमको ये लगे कि इतने मार्क्स आए, चलो ना। तो उनको हंसने को एक जगह मिल जाती है। अगर यही चीज़ें आज अगर आप मेहनत कर ले तो आपके पास भरपूर समय है। अभी अभी बहुत समय है, 5 6 7 8 महीने बहुत होते हैं अभी आपके पास। अगर अभी भी नहीं शुरू किए हो तो आप शुरू कर दो। अगर नहीं शुरू किए हो तो शुरू कर दो। अन्यथा आप सभी के पास आप कोई अल्टीमेटम समय नहीं है कि आप पढ़ सको, और ना ही ये समय दोबारा वापस आने वाला है। तो आप क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। हमें उम्मीद है आप पढ़ रहे होंगे। अगर पढ़ रहे होंगे तो इससे पहले वाले आप लोगों ने पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको पुनः जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये शिखर बैच 2027 का फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेज है, जिसमें आप सभी को सीबीएसई कैंपस 01 या मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनिल यादव .8210 पे आप सभी लाइव होकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ये रेस्पिरेशन का दूसरा पार्ट वीडियो जा रहा है आप सभी के पास, और इसको आप देखकर नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई कमेंट होती है तो आप, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, या उस पर नंबर है, आप सभी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को कोई भी क्वेरी होगा उसका आंसर आप सभी को दिया जाएगा। अभी कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप सभी को सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आइए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पिछले टॉपिक में हम सभी ने प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में कवर कर लिया था। अब तीसरी आज ह्यूमन बींग के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपने के बारे में पढ़ेंगे कि हम कितने ब्रीथिंग करते हैं, क्या रिस्पिरेशन करते हैं। पिछले क्लास में आप ब्रीथिंग भी समझे थे, रिस्पिरेशन भी समझे थे, लेकिन थ्योरेटिकली थोड़ा सा इसे ही डिस्कस करके आगे बढ़ गया था मैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी बेस पर अभी थोड़ा सा काम करेंगे और देखेंगे कि कितनी बार हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, क्या रिस्पिरेशन करते हैं, किस में रिस्पिरेशन होता है, क्या कहाँ से एयर जाएंगी, कहाँ से एयर आउट होंगी हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए, रिस्पिरेशन इन टॉपिक है, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग, जिसमें प्राइमरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन सबसे पूछा जाए तो आप सभी बता सकते हो कि लंग्स होती है। प्राइमरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होती हैं? आपकी लंग्स, प्राथमिक सबसे मेन ऑर्गन जो हो सकती हैं उसको रिस्पिरेटरी ऑर्गन पूछा जाए तो आप सभी को लंग्स बताना होगा और लंग्स टिक आउट करके निकलना होगा। वैसे ही ब्रीथिंग रेट आपसे पूछ दिया जाए तो ये तीनों में देखिए अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस, माइनर डिफरेंस होता है। एक बच्चे जो होते हैं उनकी धड़कन थोड़ी तेज काम करती है, वो थोड़ा सा वो ज्यादा ब्रीथिंग करते हैं तेजी से, जैसे हम लोग की अपेक्षा कुछ ज्यादा काम करते हैं। जैसे हम लोग एडल्ट में आ गए, एडोलेसेंस में वो होते हैं जो 13 से 19 जिनके वो एडोलेसेंस एज चल रही हैं जिस, तो जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उसका 18 से 22 बार प्रति मिनट धड़कता है। तब वैसे ही एडोलेसेंट एज है, उनका हार्ट वो बीट करता है कितना, लंग्स बीट कितना बार, तो प्रति मिनट। और वैसे ही एडल्ट है जो कि 12 से 14 बार प्रति मिनट। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। वैसे ही ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम देखते हैं, सांस ठीक है, आप सब ये देखें कि ब्रीथिंग ब्रीथिंग रेट कितना होता है, 18 से, ये ब्रीथिंग रेट है। वैसे ही इसमें देखेंगे ब्रीथिंग रेट कहाँ कहाँ से कौन कौन से पाथवे होते हैं। जैसे सबसे पहला ये भी आपको पूछा जा सकता है, बाय द फिगर आप सभी को बताया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले ये लाइनिंग में आ सकता है कौन सा, नेसल पैसेज आएगा, नॉस्ट्रिल आएगा, या माउथ कैविटी आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, कि एल्वेलियाई आएगा, कि ट्रैकिया आएगा। ये सब चीजें सिक्वेंशियल आपसे पूछा जा सकता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले नेसल का आएगा, कि फेरिंग्स आएगा, कि लैरिंग्स आएगा, कि ट्रैकिया आएगा, कि माउथ कैविटी आएगा, कि डायफ्राम आएगा, कि ब्रोंकी आएगा, ब्रोंकियोल्स आएंगे। ये आप सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले देख लेंगे एक बार, इस पर हम लोग काम कर ले थोड़ा सा, कि नसल पैसेज, सबसे पहला नसल पैसेज होता है जिसका नॉस्ट्रिल बोल सकते हैं। उसके बाद माउथ कैविटी, माउथ कैविटी होगा जो कि मुख गुहा। उसके बाद फेरिंग्स जहाँ पे ये दोनों अटैच होते हैं। उसके बाद लैरिंग्स जो कि एडम सेपल। उसके बाद होता है ट्रैकिया,
नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, ट्रैकिया। अब ये होती हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज की जो गुच्छाएं होती हैं, रिंग्स होती हैं, वो बनी होती हैं। वैसे ही आगे हम फर्दर आगे बढ़ेंगे तो ये लंग्स होती हैं अंदर में, और इसके ऊपर से कवर करने के लिए, लंग्स और हार्ट को कवर करने के लिए रिब केज बनी होती हैं, जो कि पसलियां बोलती हैं, रिब केज बोलते हैं, जो कि 12 जोड़ों में होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेयर में होती हैं। कितने? 12 पेयर में। और एक स्टेरनम होता है जो कि बीच में होता है। वैसे ही डायग्राम होता है, नीचे वाले स्ट्रक्चर को हम डायग्राम बोलते हैं। वैसे इसके अंदर छोटे छोटे गुच्छानुमा, अंगूर के गुच्छानुमा होता है। ये जो बड़े बड़े होते हैं उनको ब्रोंचियोल्स, और जो छोटी छोटी एकदम छोटी छोटी होती हैं वो छोटे छोटे ब्रांचोज में टूटे होते हैं, उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। वैसे ही एल्वियोलर सैक, उसके बाद जो छोटे छोटे गोल नंबर संरचनाएं होती हैं उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक। ठीक है, सैक मतलब एक तरह से थैली नमा संरचना, बोरा नमा। ठीक है, आप सभी, ठीक है, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हो गई, जिसमें ये देखिए आगे फर्दर हम इस सभी को और इलेबोरेट करके आपको सभी को समझाया जाएगा। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही ये कुछ पार्ट्स हो गए, रिस्पिरेटरी पार्ट्स हो गए, जिसमें कौन कौन से? पहले सबसे पहले हम लोगों ने नॉस्ट्रिल देखा, जिसमें 1 पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल इन इनहेलेशन, फॉर इनहेलेशन, सांस लेने के लिए, इनहेल करने के लिए, ऑक्सीजन को और एयर को इनहेल करने के लिए सबसे पहले नॉस्ट्रिल है, जो कि एक पेयर में है, गुच्छों एक जोड़ी में है। इट ओपन्स इनटू नसल कैविटी, और ये कहाँ खुलता है? आगे जाके नसल कैविटी में खुलता है। वैसे ही नसल कैविटी क्या होता है? इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ओरल कैविटी, और ये ओरल कैविटी से अलग होता है बाई बोनी पैलेट। किसके द्वारा? बोनी पैलेट। वो बोनी पैलेट क्या करती है? नसल पैलेट या एक बार नसल कैविटी को खोलेंगे, या तो एक बार खाना का, एक बार वायु का, एक बार खाना का, एक वायु का। वैसे इट कंटेन हेयर एंड म्यूकस, नसल कैविटी जो नाक के अंदर होती है उसके ये क्या होती हैं? इन्हीं के अंदर देखे होंगे आप सभी, सबके अंदर होगा कि बाल होता है, नाक के अंदर बाल होते हैं छोटे छोटे माइनर, और ये हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और म्यूकस होती हैं। क्या करती हैं? ये बाहरी के डस्ट पार्टिकल को जब हम एयर इनहेल करते हैं तो ये डस्ट पार्टिकल को वो कैच कर लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, जिससे हम सभी उसको जो गंदगी है, जो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल है, उसको हम ब्रोंकाइल्स और ब्रोंकियोल्स में न पहुंचा दें, लैरिंग्स को, नहीं तो वही जाके आगे चल के फर्दर हमें रोग करने के लिए कारगर हो जाता है। इस वजह से हमें उस सब से बचने के लिए हमारे पास वो बाय द गॉड गिफ्टेड इन नोज के पास, नोज के अंदर हेयर होता है, और छोटे छोटे म्यूकस, ये म्यूकस होती हैं जो कि लार संरचना होती है, लिक्विड नुमा संरचना होती है, चिपचिपा होती है, वो चिपका लेती हैं अपने डस्ट पार्टिकल को और वो अपने पास रख लेती हैं। ठीक है, जो कि सेपरेटेड बाय कॉमुलर एपिथेलियल सेल विच ट्रैप द डस्ट पार्टिकल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है किसको? डस्ट पार्टिकल को रोक लेती हैं। तो हम कितने भी डस्ट पार्टिकल एरिया में रहे, इन्वायरमेंट में रहे, कितने भी गंदगी में, तो वो क्या कर लेंगी? ट्रैप कर लेंगी, अपने पास रख लेंगी। ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि हम डस्ट इन्वायरमेंट में ज़्यादा ना रहे, थोड़ा सा अपने नाक को क्या कर ले, क्लोज कर ले, बंद कर ले, हल्का सांस आने भर, जिससे डस्ट पार्टिकल ज़्यादा ना जाए। कितना वो फिल्टर करेगा? आप याद रखिए, कितना वो फिल्टर करेगा। ठीक है, तो इस वजह से अगला नेक्स्ट पार्ट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है? ये कॉमन पाथवे बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये एक फेरिंग्स होता है, ये गर्दन के पास, ये दोनों को डिवाइड करता है, जैसे एक खाने वाला भाग और एक सांस लेने वाला, दोनों का नली का अलग, यही एक क्या करता है? कॉमन पाथवे होता है, जहाँ पे दोनों जुड़े होते हैं। अगला आता है लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स, जहां से हम बोल पा रहे हैं, जहां से वॉइस जनरेट हो रहा है, उसको बोलते हैं लैरिंग्स। इन लार्ज पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ये ट्रैकिया का सबसे लंबा पार्ट है, इन लार्ज पार्ट है, बड़ा वाला इलोंगेटेड पार्ट है। इट कंटेन्स 4 टाइप ऑफ थायराइड कार्टिलेज। इनके पास 4 टाइप के कार्टिलेज हैं। जैसे पहला है सी सेप थायराइड कार्टिलेज, पहला होता है सी सेप, जो कि प्रोस्टिट्यूट आउट ऑफ द लैरिंग्स इज नोन एज एडम सेपल। सबसे पहला है जिसको नाम बोलते हैं एडम सेपल। ये देखिए, ये आपके सभी के गर्दन में निकला होगा, किसी का नहीं निकला है तो वो अंदर रहता है, उसका एडम सेपल बाहर नहीं आता है। तो ये जो बाहर निकला हुआ इसको बोलते हैं एडम सेपल। एक तरह से इसको लैरिंग्स बोलते हैं, और ये वॉइस बॉक्स का काम करता है, वॉइस जनरेट करने का भी कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिफ्थ वन पॉइंट में है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं विंड पाइप। इसका लंबाई देखा जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर। इट कंटेन्स 15 से 20 15 to 20 सी शेप्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज। इनके पास कितने होती हैं? 15 से 20 सी शेप रिंग कार्टिलेज होती हैं, विच प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ये कोलैप्सिंग होने से बचाता है। वैसे ही ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई क्या करता है? ट्रैकिया ब्रांचेज इनटू 2 ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई है जो कि फर्दर आगे चल के 2 भागों में टूटते हैं, डिवाइड होते हैं, टूटते नहीं है, डिवाइड होते हैं। ठीक है, इनटू 2 ब्रोंकी, लेफ्ट एंड राइट विच इंटर द लंग्स, और वही एक लेफ्ट और राइट दोनों लंग्स में पहुंच जाते हैं। वैसे ही लंग्स क्या है? 2 लाइट वेटेड स्पॉन्जी पोचेज,
ये स्पॉन्जी पाउचेज क्या होता है, दो लाइट वेटेड होते हैं जो कि हल्के होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स इज नोन, लेकिन जो लंग्स के बाहरी मेम्ब्रेन को हम लोग प्लेउरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेउरा बोलते हैं। वैसे ही ब्रोंकाई फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल ट्यूब्स, ब्रोंकाई भी आगे चल के दो भागों में टूटते हैं, दो भागों में ब्रांचेज में बढ़ते हैं, सॉरी मैं बार बार गलत यूज कर रहा है, टूटते नहीं बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाइल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाई आगे एट एंड ऑफ ब्रोंकाइल्स, आगे चल के जो ब्रोंकाइल्स के आखिरी तह पर, एंड पर स्मॉल एल्यूविलियर सैक आर प्रेजेंट विच रीच इन ब्लड कैपिलरी, जो कि आगे ब्लड कैपिलरी से जुड़ा होता है, विच थ्रू द गैस एक्सचेंज टेक प्लेस, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान होता है। आगे हम फिगर में देखेंगे कि कहाँ से ब्लड से इधर सैंपल जा रहा है, तो एयर सैक में जो एल्यूलर सैक है इसके पास गैसें जाएंगी और वो ओटी को ले लेगा और CO2 को बाहर कर देगा। वैसे ही नेक्स्ट है डायफ्राम, जो नीचे होता है, ऐसे नुमा संरचना होता है डायफ्राम, रिबकेज के नीचे, रिबकेज के सबसे नीचे वाले पार्ट में डायफ्राम। इट इज अ मस्कुलर सीट प्रेजेंट बिलो लंग्स, लंग्स के नीचे होता है। इट सेपरेटेड थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है, अलग करता है किससे? एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी समझे होंगे। वैसे ही समझते हैं कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होने के लिए प्रक्रिया क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, तो देखेंगे प्रक्रिया कैसे कैसे होती है। वैसे जैसे यहाँ से हवा का एंटर करना, ठीक है, इन पाइप पे एंटर करना, वैसे ही डायफ्राम, तो ये क्या होगा, जब हवा सांस लेंगे तो फूल जाएगा, सांस लेंगे फूल जाएगा, सांस लेंगे फूल जाएगा, तो ये फूल जाएगा, उठ जाएगा, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। देखिए दोनों साइड एक्सपेंड होगा, रिब को मूव आउट हो जाएगा, कहाँ से? ऊपर की तरफ मूव आउट करेगा। वैसे ही डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की तरफ, सॉरी डायफ्राम नीचे की तरफ डाउन करेगा। वैसे ही जिसमें इनहेलेशन की बात करते हैं, वैसे ही जब एयर निकलेगा, एयर फोर्स्ड आउट जब निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, तो ये रिब केज डाउन हो जा रहा है, रिब केज डाउन हो जा रहा है, और डायफ्राम क्या हो जा रहा है, ऊपर की तरफ उठ जा रहा है। तो रिब केज, तो याद रखेंगे डायफ्राम ऊपर की तरफ कब उठ रहा है, जब एयर निकल रहा है, और डायफ्राम जब नीचे डाउन हो रहा है, जब एयर ले रहे हैं, उठ रहा है। ठीक है, आप सभी इसको देखेंगे। नेक्स्ट आगे ब्रीदिंग मैकेनिज्म, मैकेनिज्म को समझते हैं, जो अभी हम लोगों ने बताया है उसको हम थोड़ा सा थ्योरी पॉइंट में समझते हैं कि कैसे। तो एक मिनट, कॉल आ रही है, देखेंगे। इनहेलेशन, इनहेलेशन में जिसमें इनहेल करते हैं, वायु को इनहेल करते हैं, लेते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर, जब सांस लेते हैं, मसल्स ऑफ लंग्स एक्सपेंड, जो हमारे मसल्स होती हैं, लंग्स की मसल्स होती हैं, वो एक्सपेंड करती हैं, फूलती हैं। रिब्स मूव्स आउटवर्ड, जो रिब्स होती हैं वो बाहर की तरफ, जैसे सांस लेंगे, देखिए सांस ले रहे हैं तो रिब कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ आ रही है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड। तो डायफ्राम जो होती हैं, जो नीचे वाले डायफ्राम होती हैं, वो कहाँ डाउन करती हैं, नीचे की तरफ करती हैं, फ्लैटेंड हो जाती हैं, चौड़ा हो जाती हैं। ड्यू टू विच वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेज, उनका जो वॉल्यूम होता है लंग्स का वो बढ़ जाता है। एंड एयर प्रेशर डिक्रीजेज, और हवा का जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रोसेस में होता है एयर रशेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू लंग्स एंड एल्वेओली गेट फिल्ड विथ एयर। तो एल्वेओली के अंदर जो हवा होती है वो फिल्ड हो जाती है, बढ़ जाती है। फ्रॉम एल्वेओली, जब एल्वेओली में आता है तो ऑक्सीजन डिफ्यूजेज इन ब्लड, और वो ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है, और CO2 इन ब्लड डिफ्यूजेज आउट इनटू एल्वेओली, और ये एल्वेओली के थ्रू CO2 क्या होता है, बाहर हो जाता है, और ऑक्सीजन मिल जाता है। वैसे ही एक्सेल करेंगे, जब सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल आउट करेंगे, बाहर करेंगे, आउट करेंगे। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, जब सांस को हम छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, रिलैक्स, तो हमारे जो लंग्स की मसल्स हैं वो रिलैक्स करती हैं। ठीक है, रिलैक्स करेंगे, रिब्स मूव इनवर्ड, रिब्स जो होती हैं वो इनवर्ड की तरफ धंस जाएगी, जैसे सांस लिए तो आउटवर्ड इनवर्ड, आउटवर्ड इनवर्ड, तो वैसे ही इनवर्ड हो गई। वैसे डायफ्राम मूव्स अपवर्ड, डायफ्राम जो होता है, जो डोम शेप क्या हो जाएगा, डोम शेप हो जाएगा, ऐसे कर्व हो जाएगा। ठीक है, वो डोम की शेप हो जाएगा। ड्यू टू विच वॉल्यूम इनसाइड लंग्स रिड्यूसेज, और उनके वॉल्यूम होते हैं, लंग्स का वॉल्यूम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एयर प्रेशर गेट इंक्रीजेड, और एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट CO2 इज पुश्ड आउट द लंग्स थ्रू नॉस्ट्रिल, और CO2 कहाँ से निकल जाता है, लंग से, और नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट अगले पोर्शन में ऐसे ही मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेओली एंड ब्लड, एल्वेओली और ब्लड के बीच में मैकेनिज्म क्या क्या होती हैं, इसको समझते हैं। आइए समझते हैं। एल्वेओली इज सराउंडेड बाय द वेरी थिन ब्लड वेसल्स, बहुत पतली नुमा ब्लड वेसल से वो क्या होती हैं, सराउंडेड होती हैं, उसको कैपिलरी बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिलरी। O2 ऑक्सीजन, ये छोटा होगा, O2 ऑफ एयर डिफ्यूजेज आउट, ये बाहर हो जाएंगी, बाहर निकलेंगी फ्रॉम द एल्वेओली वॉल, एल्वेओली वॉल से बाहर निकलेंगे इनटू द ब्लड,
कहाँ में, ब्लड में मिलेंगी। एंड CO2 इज ट्रैप्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और CO2 क्या हो जाएंगे, पूरे बॉडी में ट्रैप्ड हो जाएंगे, रुक जाएंगी और घिर जाएंगी। O2 इज कैरी आउट बाय रेड ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, जिसमें आयरन रिच ब्लड होते हैं, जिसका पिगमेंट रेड होता है, ब्लड रेड होता है, क्यों के कारण, पिगमेंट के कारण, जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। वैसे ही द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड डिफ्यूजेज इनटू टिश्यू, और वो लास्ट फर्दर कहाँ चल जाएगा, टिश्यू में चल जाएगा ऑक्सीजन। दिस ऑक्सीजन यूजेज फॉर ऑक्सीडेशन, और यही ऑक्सीजन आगे फर्दर यूज होगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज नोन एज सेलुलर रिस्पिरेशन, और यही सेलुलर रिस्पिरेशन का काम करता है, जिसी को रिस्पिरेशन बोलते हैं। और ये रिस्पिरेशन सेल में होती है, सेल में होती है, इसी को बोलते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, क्योंकि सेल में रिस्पिरेशन होता है तो हमें उसमें एनर्जी का फॉर्म निकलता है, एनर्जी निकलता है, जिसमें वही और 36 ATP एनर्जी हमको क्या मिलता है, बॉडी एनर्जी सेल में मिलता है। वही सेल क्या करती है, एनर्जेटिक होती है, तो हमारी बॉडी वर्क करने के लिए रेडी होती है। CO2 विच प्रोड्यूसेज एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, CO2 किसके प्रोड्यूस काम करता है, प्रोड्यूस होगा वेस्ट प्रोडक्ट का काम करता है। ड्यूरिंग रिस्पिरेशन इज गेटिंग डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेल इनटू द ब्लड, और वे फर्दर ब्लड में मिक्स हो जाएंगे। द ब्लड कैरीज दीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स, और जो ब्लड है वो CO2 को कहाँ ले जाएंगी, फर्दर लंग्स में ले जाएंगी, और डिफ्यूजेज इनटू द एल्वेली, और एल्वेलाई में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। वैसे ही एल्वेलाई क्या करेगा, एंड लास्टली फ्रॉम दिस एल्वेलाई CO2 गैस पुश्ड आउट, और CO2 उस पुश्ड आउट हो जाएगा द ट्रैकिया थ्रू द लंग्स, ट्रैकिया के थ्रू रास्ते बाहर, एंड थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड देन आउट ऑफ द बॉडी, और ट्रैकिया के थ्रू ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के थ्रू नॉस्ट्रिल, और नॉस्ट्रिल के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो CO2 हमारे बॉडी से क्या हो जाएगा, बाहर आ गया। ये प्रोसेस रही। ये प्रोसेस में इससे अब पूछेगी इसमें क्या एग्जाम से बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम बेसिस में यही क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम कॉर्नर से आप सभी को ये क्वेश्चन आएंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है 97% ऑक्सीजन बाई हेमोग्लोबिन एज ए ऑक्सी हेमोग्लोबिन, 97% ऑफ ऑक्सीजन होता है, इस वजह से उसका नाम ऑक्सी हेमोग्लोबिन, और 3% क्या होता है, प्लाज्मा की संख्या होती है, ठीक है। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है 70% CO2, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, फ्रॉम 20 से 25 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कार्बामिनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और 70% CO2 प्लाज्मा होते हैं, ठीक है, CO2 में प्लाज्मा होती है। वैसे एग्जाम कॉर्नर से आप सभी को ये पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, वैसे ही जो हम सभी पढ़ रहे थे एल्वेओलियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में, तो एल्वेओलियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस में हम सभी, ठीक है, एल्वेओलियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देखेंगे, जिसमें देखिए इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये स्ट्रक्चर है एल्वेओलाई का, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से इंटर किया, ठीक है, इधर से जा रहा है, इधर से CO2 आउट हो गया, इसमें आ गया, और O2 मिक्स हो गया, एयर इधर से आया और एयर इधर से जाएगा भी, तो इन हुआ, तो ये एयर में सब तो मिक्स रहेंगे, तो इसमें से CO2 क्या हो जाएंगे, इसमें से बाहर हो जाएंगे, और इसमें से O2 इंटर हो जाएगा, और उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके इंटर वो आगे चल जाएगा। जो कि ये छोटी छोटी देखिए संरचना है वो कैपिलरी बोलते हैं, और ये लाल लाल जो दिख रहा है ये RBC है, जिसको रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। और उसके बाद ये इधर से एयर आउट हो जाएगा, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होंगे। अगला है, इसी के बेसिस पे NCERT एग्जाम्पलर से आप सभी को क्वेश्चन है, NCERT एग्जाम्पलर से आप सभी को क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, जितने टॉपिक हम कवर करते जाएंगे उसमें हम सभी को क्वेश्चन करते जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इसी रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग से आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जो कि NCERT एग्जाम्पलर है। तो आइए देखते हैं, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, कहां पे होगा, आप सभी बताएंगे जल्दी से। क्या ट्रैकिया और लैरिंग्स में होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा है ट्रैकिया और लंग्स में होगा, लैरिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज पूछा जा रहा है, तो ट्रैकिया और एक्सचेंज में ये क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे। एल्वेओलाई ऑफ लंग्स हो सकता है, ये कारगर है, हो सकता है एल्वेओलाई एंड थ्रोट, एल्वेओलाई और थ्रोट नहीं होगा, थ्रोट और लैरिंग्स नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम लोग का आंसर क्या होगा, एल्वेओलाई ऑफ लंग्स, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ। वैसे ही नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब मैकेनिज्म देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के बीच में डिफरेंस देखेंगे। कि बच्चे पूछते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है। तो ब्रीथिंग में क्या होता है, रिस्पिरेशन में क्या होता है, सांस लेना और एक श्वसन होना, दोनों में डिफरेंस होता है। ब्रीथिंग मतलब सांस लेना, जो सांस लेंगे ऑक्सीजन एयर को इंटर लेंगे और ऑक्सीजन फिर एयर को बाहर करेंगे ऐसे। लेकिन रिस्पिरेशन में होता है कि हमें सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, जिसमें हम सभी को एनर्जी मिलती है। सेल के अंदर ग्लूकोज का पाइरुवेट का टूटना, जिसमें वो टूटता है तो हम सभी को एनर्जी मिलती है, और सेल में एनर्जी मिलती है, वही हम क्या करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जिसमें हमारी बॉडी वर्क करती है। ऐसे ही देखते हैं ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस देखते हैं। तो इट इज द मैकेनिज्म बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, सॉरी
ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। वैसे ही ये प्रोसेस है जिसको बोलते हैं ब्रीथिंग, सांस लेना। वैसे ही रिस्पिरेशन है, इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। और इसमें ऑक्सीडेशन होना और खाना को टूटना, खाना का टूट के एनर्जी में ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसफर होना, ठीक है, चेंज होना, उसी को बोलते हैं। और एक तरह से इसको बोलते हैं रिस्पिरेशन। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसके ये ब्रीथिंग जो है फिजिकल प्रोसेस है और ये रिस्पिरेशन जो है ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें कोई एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई एंजाइम्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इसमें कुछ एंजाइम्स भाग लेते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। क्या करने के लिए? सेलुलर रिस्पिरेशन होने के लिए। इट यूटिलाइजेज एनर्जी, इसको एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, लेती है, लेकिन इट यूटिलाइज एनर्जी एंड रिलीज एनर्जी, और ये लेती भी हैं और ये क्या करती हैं, रिलीज भी करती है, एनर्जी को देती भी हैं। वैसे ही ओनली सर्टेन ऑर्गन टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, सॉरी ऑर्गन है, ओनली सर्टेन ऑर्गन टेक पार्ट इन ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में कुछ अंग ही भाग लेते हैं। वैसे ही रिस्पिरेशन इज कनेक्टेड विद द एवरी सेल ऑफ द बॉडी, लेकिन रिस्पिरेशन जब होती है, श्वसन जब होती है, सेलुलर रिस्पिरेशन जब होता है तो उसमें कनेक्ट होता है एवरी सेल, प्रत्येक सेल भाग लेते हैं, प्रत्येक सेल में एनर्जी विकसित होती है, टूटती है। इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फिनोमिनन, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर फिनोमिनन है। वैसे इट इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर प्रोसेस, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल के आउटसाइड होती हैं, और ये सेल के अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। ये हमारा डिफरेंसेस रहा। ये आप सभी को लिए VBI हो सकता है, ये आपको VBI है समझने के लिए और पूछने के लिए, या आपको बोर्ड में और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आप सभी को हर जगह किसी एग्जाम में प्रिपरेशन कोई भी आप करो, कॉम्पिटेटिव वगैरह आगे भी फर्दर पढ़ रहे हो, तो ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में आपको डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे ही एक उसी से रिगार्डिंग एक NCERT एग्जाम्पलर है, हम सभी को क्वेश्चन मिला है, तो आइए हम सभी को क्वेश्चन को डील करते हैं। कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेज ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, इनहेलेशन जब इनहेल करते हैं तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाता है, तो हाँ सही बात है, नॉस्ट्रिल में जाता है। क्या नसल पैसेज में? ऐसा कुछ, वो नसल पैसेज के बाद, नसल पैसेज में आता है, नसल पैसेज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ट्रैकिया बाद में आता है, नसल पैसेज। वैसे क्या लैरिंग्स में आएगा तब नॉस्ट्रिल में आएगा? ऐसा कुछ नहीं है। नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल ये दोनों ऑप्शन कट गए, क्योंकि इसमें ये ट्रैकिया गलत है और इसमें लैरिंग से नॉस्ट्रिल में नहीं जाएगा, ठीक है। एक्स रहा नॉस्ट्रिल और फेरिंग्स, नॉस्ट्रिल के बाद लैरिंग्स में आएगा, लैरिंग्स में आएगा नहीं, फेरिंग्स में आता है तब लैरिंग्स में आता है। जैसे में नॉस्ट्रिल के बाद फेरिंग्स आएंगे, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकी से एल्वेलाई में आएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। आप सभी को एलिमिनेट करिए, फेरिंग्स में, फेरिंग्स से लैरिंग्स में, तब ट्रैकिया, तब ठीक है लंग्स फर्दर। ये NCERT एग्जाम्पल है, आई होप आप सभी कर पाए होंगे। नेक्स्ट अभी आप सभी को बताया गया होगा। वैसे ही डिसऑर्डर होती हैं, कुछ कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम को, ट्रैक को क्या करती हैं, डैमेज करती हैं, खराब करती हैं। उसमें क्या क्या है? जैसे एक है एम्फीसेमा, एम्फीसेमा क्या करती हैं? ऑकर ड्यू टू ब्रीडिंग ऑफ एल्वियोलर सेप्टा, एल्वियोलर सेप्टा जो होता है वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और ये ब्रेकिंग हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। वैसे ही कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, क्यों होता है? तो ये इन्फेक्शन और स्मोकिंग के कारण, ज़्यादा स्मोकिंग और इन्फेक्शन होगा आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में, रिस्पिरेटरी ट्रैक में, तो ये प्रॉब्लम होती है एम्फीसेमा। वैसे ही ब्रोंकाइल अस्थमा होता है, ब्रोंकाइल अस्थमा जिसमें एलर्जी ड्यू टू एलर्जेंस लाइक डस्ट पार्टिकल, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल में हम रहेंगे, उस वजह से डस्ट पार्टिकल की वजह से ही एलर्जी होगी। वैसे ही पोलन ग्रेन्स विच कॉजेज कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई, कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़न होगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा ब्रोंकाइल का, जो कि स्मूथ मसल्स होती हैं, इस वजह से ये ब्रोंकाइलस अस्थमा होती है। न्यूमोनिया, न्यूमोनिया होती है, न्यूमोनिया कब होगा? तो कॉज्ड बाई माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा की वजह से होगा। म्यूकस एंड लिम्फ एक्युमुलेटेड इन लंग्स, म्यूकस और लिम्फ जो होते हैं एक्युमुलेटेड आगे चल के लंग्स ड्यू टू बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से म्यूकस और लिम्फ, जिसकी वजह से न्यूमोनिया की प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे बच्चों में ज़्यादातर होता है न्यूमोनिया का प्रॉब्लम, और वो न्यूमोनिया से ग्रसित होते हैं। फिर धीरे धीरे वो 5-6-7 साल के बाद न्यूमोनिया के धीरे धीरे दवा चलने के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। वैसे ही ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस होता है स्वेलिंग ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, जो रिस्पिरेशन ट्रैक होता है वो स्वेलिंग होता है, सूजन हो जाना। मेम्ब्रेन ड्यू टू एक्सेस स्मोकिंग एयर पोल्यूशन लाइक CO, जैसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चल जाना और ज़्यादा स्मोकिंग करना, ज़्यादा डस्ट पार्टिकल में रहना, धूल मिट्टी में ज़्यादा कण में रहना, इस वजह से हमारे ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम समस्याएं
उत्पन्न हो जाती है हमारी बॉडी में। वैसे ही आपको दिया गया क्वेश्चन आप सभी को, हाउ आर द अवेलेबली डिजाइन टू मैक्सिमाइज एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए आप सभी को डायग्राम बनाना है, तो यहाँ आप सभी बना सकते हैं, आप बनाइएगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन वाले वीडियो में आप सभी को ये वाले क्वेश्चन करा दीजिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आई होप ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये भी क्वेश्चन है आप सभी को सीबीएसई टर्म 2020 में आया हुआ है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप सभी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसको क्योंकि यहाँ अभी थ्योरी पोर्शन कराना है, जब क्वेश्चन पोर्शन कराएंगे आप सभी को तो आंसर आप सभी को लिखवा के करा देंगे, बता दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी को अगर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन लिखने में तो आप सभी क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के लास्ट पोस्ट कर सकते हैं, जिसमें आप सभी को कि सर ये हमको क्वेश्चन आवश्यक है, हमको आंसर इसका करा दीजिए, ठीक है। आप सभी आप हो नहीं है तो वैसे ही एक क्वेश्चन है गया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रिस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। अगर ऑक्सीजन नहीं बनेगा तो क्या इसमें कौन कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे रिस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल, अल्कोहल की समस्या नहीं, लैक्टिक एसिड अल्कोहल ऐसा नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लैक्टिक एसिड ये बनेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की नहीं समस्या नहीं बनेंगी, क्या नहीं होंगी, प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होंगी। ये आप सभी को 21-22 में पूछा गया और टर्म सीबीएसई 1 में। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाँ इसको देखते हैं, विच ऑफ द करेक्ट रेफरेंस, which of the following statement are correct in the reference to role shown a figure in the given diagram during breathing cycle of human being? It helps to decrease the residual volume of air in lungs, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ए का टर्म बताना है, ए यहाँ पे क्या होता है, इट हेल्प टू डिक्रीज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ, तो सही बात है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। इट फ्लैटन वी इनहेल, ये फ्लैटन हो जाता है इनहेल करते हैं तो सही बात है, और उसके बाद इनहेल एक जगह करते हैं तो वो डॉम शेप बन जाता है, तो इनहेल करते हैं तो इट गेट्स राइज एज वेन, नहीं राइज नहीं कर रहा है, इनहेल कर रहा है तो वो फ्लैटन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा, इट हेल्प द चेस्ट कैविटी टू बिकम लार्जर, और ये बोल रहा है कि ये लार्जर हो जाएगा चेस्ट कैविटी लेवल, तो सही बात है, सबसे लेंगे इनहेल करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा ड्यूरिंग ब्रीथिंग के समय क्या होगा, बिकम लार्जर। तो ये आपका 1 2 और 4, 1 2 और 4, 1 है नहीं, 1 है नहीं, 1 है, 1 2 1 2 है लेकिन 4 भी है, 1 2 और 4, 3 और 4 है नहीं, तो 1 2 और 4, तो ये हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अच्छा इसको करिएगा जल्दी से, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गिवन आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेसल कैविटी, एल्वियोलर डक्ट, लैरिंक्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, एपिग्लोटिस, टर्मिनल ब्रोंकियल्स, लोबुलर ब्रोंकियोलस, ट्रैकिया और ब्रोंकियोलस, ठीक है। इस सभी को बताइए कि कौन कौन से है, ए बी पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड से दिया हुआ है कि कौन सा सिक्वेंशियल होगा, विच पार्ट मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एल्वियोलाई इन द इंफीरियर लोब ऑफ लंग्स टेक ऑन द जर्नी टू आउटसाइड, आउटसाइड जाने के लिए कौन कौन सी होंगी, तो आप जल्दी से बताइए, क्यू होगा, एस होगा, सबसे पहला क्यू, तो क्यू दिया है, एल्वियोलर डक्ट वगैरह देख के बताइए, एक सेकेंड आप सभी के लिए मुहूर्त मिलता है, मुहूर्त किसके लिए, आप सभी को क्वेश्चन करने के लिए, आंसर करने के लिए, सोचने के लिए, सोचिए तो जल्दी सोच के बताइए, बना लिया आप सभी, बन गया, तो आइए देखते हैं सिक्वेंशियल आउटसाइड जाने के लिए कौन कौन से, तो सबसे पहले क्यू, अच्छा अगर इलिमिनेट करना हो तो कैसे करोगे, तो सब में क्यू है, तो सीधी सीधी बात है कि क्यू से स्टार्ट होगा। एरियोलर डक्ट, सबसे पहले एरियोलर डक्ट से आएंगी, तो एरियोलर डक्ट के बाद वो कहाँ जाएंगी, तो सबसे पहले एरियोलर के बाद टर्मिनल ब्रोंकल्स में जाएंगी, तो क्यू के बाद यू, 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 क्यू के ले, सब एलिमिनेट हो गया, क्यू के बाद यू आपका आसान आंसर हो गया, क्यू के बाद यू, टर्मिनल ब्रोंकिल्स, टर्मिनल ब्रोंकिल्स के बाद एस आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स में आ जाएंगे, और वही रेस्पिरेटरी ब्रोंकिल्स आ जाएंगे किसमें, लोबुलर ब्रोंकिल्स में, ब्रोंकिल्स है तो सब ब्रोंकिल्स एक साथ जुड़ जाएंगे, तो ब्रोंकिल्स है सबका आंसर, आप सभी को ट्रिक आउट करना है, ब्रोंकिल्स, उसके बाद ब्रोंकायस में हो जाएगा, ब्रोंकायस के बाद डब्ल्यू, उसके बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया जिसमें ए आंसर है, जिसमें आप मिला सकते हैं, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या होगा, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के बाद नसल पैसेज, नसल कैविटी, ठीक है, तो डी इज योर राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मिलान कर लीजिए, आगे है आइडेंटिफाई द गिवन पिक्चर, आइडेंटिफाई करिए, तो ये पिक्चर किस चीज का है, आइडेंटिफाई करिए। फर्दर हो सकता है कि ये डायग्राम है कहाँ, रिस्पिरेशन, ये किस चीज का डायग्राम है, एल्वेली सेक का तो बना हुआ है, विली, विली है, विली है, तो विली का तो आंसर दिख नहीं रहा है, विली जैसा कुछ दिख रहा है क्या, हेलिस दिख रहा है, हिलस दिख रहा है, ना इलेक्ट्रल दिख रहा है, ना विलाई दिख रहा है, विली दिख रहा है, जिसमें एलोविलियाई को देखते हैं, एलोविलियाई को, ठीक है, तो ये डायग्राम किसका है, एलोविलियाई का डायग्राम है,
ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सभी को दिया हुआ ब्रीथिंग और ये 3 पॉइंट्स लिखना है, रिस्पिरेशन करते हुए। अभी आप सभी को कराया है, वीडियो बैक करके आप सभी देख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ये भी बोर्ड टर्म में आया हुआ है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप सभी को एक बार एक और वीडियो मिलेगा जिसमें आप सभी को क्वेश्चन कराए जाएंगे और वही क्वेश्चन के साथ आंसर आप सभी को कराया जाएगा, समझा दिया जाएगा, तो आप नोट डाउन कर लेंगे। थ्योरी आप बेसिस पे आज हम कंप्लीट कर लेते हैं, सब एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर एनसीईआरटी आप आउट टेक्स्ट भी करते हैं, इन टेक्स्ट आउट टेक्स्ट एक्सरसाइजेज कर लेते हैं, तो आप सभी को लगभग होलसम कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अच्छा, ये देख सकते हैं, क्वेश्चन है, ए फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, एक फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन वेर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर में आयोडीन सोल्यूशन का ड्रॉप, कुछ ड्रॉप मिलाते हैं, द सोल्यूशन टर्म ब्लू ब्लैक इन कलर, ब्लू ब्लैक कलर ले लेता है। दिस इंडिकेट राइस वाटर कंटेंट, क्या था इसके अंदर? राइस वाटर कंटेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था। तो कभी चावल में प्रोटीन का समझ सुने हो कभी, चावल में प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन था, फैट था, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या था? स्टार्च था। क्या था? स्टार्च था। तो मीठा कभी चबाए हो, चावल को चबाते हो, खाते हो, तो कभी भी क्या होता है, मीठा धीरे धीरे कुछ देर के बाद मीठा लगने लगता है। इस वजह से, उस किसकी वजह से होता है? ये स्टार्च की वजह से होता है। ठीक है, स्टार्च की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, स्टार्च की मात्रा होती है। वैसे ही ये रहा ऑप्शन इसमें, लेकिन आप सभी को ये ऑप्शन ढक गया है, जिस वजह से हम सभी बना सकते हैं। आप सभी बना लीजिएगा, इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और कि आप सभी का कौन सा आंसर होगा। ये उल्टा हो गया तो, अरे वाह, धन्यवाद आप सभी के लिए। और हमें उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे, इसको पूरे वीडियो को देख लिए होंगे और कंप्लीट करके, और तब आप सबको सभी को कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि जो आपको प्रॉब्लम रिलेटेड है। तो ठीक है, थैंक्स। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बी प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ठीक है, जय हिंद।